नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो यूजी लेवल की जो बुक है उसी का रिवीजन अपन कर रहे थे। तो अपन ने अभी जो है वो अपन ने स्टार्ट कर रखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो लैंगिक जनन है उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अपन ने जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, नर जननांग जो पार्ट है, वो चल रहा था अपना एंथर वाला पोर्शन। एंथर वाले पोर्शन के अंदर अपन ने देखा था कि एक जो एंथर होता है, मोस्टली जो एंथर होता है वो कैसा होता है, डाइथिकस। कैसा होता है, डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब है कि प्रत्येक एंथर के अंदर दो लोब पाए जाते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर अपन देखेंगे दो लोब पाए जाते हैं, डाइथिकस कहलाता है। इसमें अपन देखेंगे इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो प्रत्येक जो लोब है, एक लोब के अंदर दो क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है जिनके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हो, स्टोर हो या उनका निर्माण हो, वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। तो दो इसमें हैं और दो ही इसमें हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये जो शब्द है डाइथिकस जो एंथर होगा उनके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एंथर भी होते हैं जिनके अंदर एक ही लोब सिर्फ प्रेजेंट होता है, एक ही लोब प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से भी हो, तो उसके अंदर कितनी पाई जाती हैं, यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम 2 पाई जाती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसमें है, मालवेसी जो फैमिली के सदस्य आते हैं उनके अंदर कैसे होती है, मोनोथिकस प्रकार का एंथर पाया जाता है। और इसमें दो जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, डाइस्पोरेंजिएट। इन प्लांट्स को या इन एंथरों को अपन क्या बोलते हैं, बाइस्पोरेंजिएट कह सकते हो, बाइस्पोरेंजिएट कह सकते हो आप। तो ये एग्जांपल भी आपसे पूछा जाता है, मालवेसी वाला भी। आगे अपन देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वह स्थान जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता हो क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पाए जाते हैं, एंथर में पाए जाते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या पाए जाते हैं, स्पोरोजेनियस जो टिश्यू पाए जाते हैं। स्पोरोजेनियस टिश्यू अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। स्पोरोजेनियस टिश्यू की कुछ विशेष सेल्स जो होती है वो अधिक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अपनी साइज में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है। और साइज में जो वृद्धि करती है उसे अपन क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जाना जाता है। जिनमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन होने से 4 हैप्लॉइड अगुणित माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। चारों परागकण आपस में जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। अगर चारों एक साथ में देखने को मिलेंगे तो उसे क्या कहते हैं, टेट्राड, मतलब 4 प्रेजेंट होते हैं। आपस में एक पदार्थ के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। उस पदार्थ का नाम क्या है, कैलोज कहा जाता है, कैलोज। अब आप पूछोगे, ये अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कैलोज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कैलोज का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं। इनका जो रिप्लाई है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर करना, ठीक है ना। इसको मैं छोड़ देता हूं यहाँ पर क्योंकि ये लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। पदार्थों से जुड़े रहते हैं। ये टेट्राड जो स्पोर हैं वो अलग अलग होने के लिए अलग अलग प्लांटों में अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है ना। कि 4 जो स्पोर माइक्रोस्पोर है चारों कैसे अरेंज है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से अरेंज व्यवस्थित रह सकते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल अपन देखेंगे, सबसे कॉमन प्रकार का अगर अपन देखेंगे यहाँ पर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब है यहाँ पर कि 4 में से आपको एक सतह, एक
फ्रंट से आप देखोगे तो 3 माइक्रोस्पोर जो है वो दिखाई देते हैं। इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय। अधिकांश डाइकोट जो प्लांट होते हैं उन पादपों में इस प्रकार का पोलन ग्रेन्स पाया जाता है। एक तरफ से देखने पर 3 माइक्रोस्पोर जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लोगे आप डाइकोट्स के, मोस्टली में सब में ऐसा ही पाया जाता है, जैसे मेली लोटस एल्बा। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी। 3 तो इधर दिख रहे हैं आपको और एक इसके जस्ट पीछे की तरफ है। सेकेंड प्रकार का आपको देखोगे, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है भाई हमेशा, ठीक है ना। कई बार तो ये आइसोबाइलेटरल जो प्रकार का है ये जरूर पूछा जाता है कि आइसोबाइलेटरल प्रकार का क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे आइसोबाइलेटरल का मतलब है कि भी 2 तो इधर हैं और 2 ही इनके इधर हैं, तो दोनों क्या हैं, बराबर बराबर हैं, 2 इधर 2 इधर, तो अल्टरनेट है आपके उसमें। तो आइसोबाइलेटर दोनों साइड में समान, यहाँ पर सम द्विपार्श्विक भी बोल सकते हो। चारों परागकणीय माइक्रोस्पोर एक ही प्लेन में या एक ही तल में बराबर में 2 रो के अंदर लगे होते हैं, एक इधर वाले रो और एक इधर वाले रो में के अंदर। ये मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि आइसोबाइलेटरल प्रकार के जो पोलन ग्रेन्स का अरेंजमेंट है वो कहाँ पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो मोनोकोट्स में अधिकतम पाए जाते हैं, जैसे मक्का, जिया, मिर्च। तो यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से 2 तो इधर हैं, इधर से देखोगे तो भी 2 इधर है, इधर से देखोगे तो भी ऐसे लगेगा 2 इधर 2 इधर है, सेम ही बात है। एक बार जो ये क्वेश्चन है ये भी आ चुका है। अगला जो टाइप है इसका डेस्क्यूसेट है ना, डेक्यूसेट प्रकार का है, ये भी आ चुका है एक बार। इसे क्रोशित बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ऊपर वाले अगर 2, जैसे इसमें डायग्राम भी दिया है, ऊपर वाले 2 हैं वो ऐसे दिख रहे हैं आपको, तो नीचे वाले 2 जो हैं वो ऐसा है, जैसे ऊपर वाले 2 ऐसे दिख रहे हैं आपको, तो नीचे वाले 2 ऐसे हैं, तो इधर से वाला एक ही दिखेगा आपको, ये दोनों दिखेंगे लेकिन नीचे वाला एक दिखा, क्यों, क्योंकि एक इसके पीछे आएगा ये। तो यहाँ पर एक इधर दिख रहा है, तो इसी का दूसरा अगर अपन देखेंगे तो कहाँ पे है, यहाँ पे इसके पीछे की तरफ है। इसका मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर क्या करते हैं, ये क्रॉस करते हैं, एक इधर है तो एक इधर है, ऐसे इस कंडीशन मिलेंगे आपको। तो दो माइक्रोस्पोर एक दूसरे की 90 डिग्री के ऊपर कोण बनाए हुए रहते हैं, ठीक है ना, जैसे मैग्नोलिया प्लांट्स वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट अभी आ चुका है डेक्यूसेट वाला। अगर आप देखोगे लीनियर टेट्राड, मतलब एक लाइन के अंदर व्यवस्थित हो, नाम से ही है। 4 माइक्रोस्पोर एक सीधी रेखा के रूप में अरेंज रहते हैं, जैसे हेलोफिला, किसमें है, हेलोफिला है। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे माउंटेन पाइपर फैमिली, ठीक है ना, विंट्रेसी। आगे आप देखोगे वाटर लिली, निम्फियल्स और बलरेस, है ना, बलरोसिस कह सकते हो आप, टाइफियसी। ये हीथ के नाम पे आता है, इसे क्या कहते हैं, हीथ कहते हैं, HEATH, हीथ्स। ये हीथ प्लांट कहलाते हैं। एरिकेसी के नाम से फैमिली है, इनके अंदर आते हैं हीथ प्लांट्स। इसमें भी इवनिंग प्राइम रोज आप देखोगे ओना ग्रेसी फैमिली का सदस्य है। अकेसिया आप जानते हैं फैबियसी या लेगुमिनेसी के सदस्य होते हैं, इनके अंदर भी देखने को मिलते हैं। टी शेप आप देखोगे यहां पर, टी शेप टेट्राड। ऊपर वाले आप देखोगे यहां पर, ये ऊपर वाले हैं, ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, इस प्रकार से ये ऐसे दिखाई देती है अपने को, ठीक है, टी शेप दिखाई देती है। इसका मतलब यहाँ इसमें देखोगे 2 सेल्स लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ये तो ठीक है लॉन्गिट्यूडनल हो गई, और 2 कैसे होते हैं, ऊपर वाली जो होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये ऊपर वाली कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये दोनों नीचे वाली कैसी हो गई, इसकी वर्टिकल हो गई, ठीक है ना, ऊपर वाली लॉन्गिट्यूडनल हो गई। एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है, ये भी याद रखना भी आपको ना, इंपॉर्टेंट है। किस में देखने को मिलता है, तो आप कहोगे एरिस्टोलेकिया, और ये है ब्यूटोमॉप्सिया या ब्यूटोमॉप्सिस। आगे आप देखोगे पोलन ग्रेन्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। कुछ अपन अपवाद प्रकार की बात करते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स।
कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। इन्हें संयुक्त परागकण के नाम से भी जाना जाता है, परागकण के। जब चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए रह जाते हो, जैसे टाइफा के अंदर क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्पोर देखने को मिलता है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल जो है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कंपाउंड पोलन ग्रेन्स है वो किस एग्जाम्पल में देखने को मिलते हैं। ड्रोसेरा के अंदर भी देखने को मिलते हैं कंपाउंड, क्योंकि ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। एक शब्द वेरी इंपॉर्टेंट आता है, ट्रांसलेटर या पोलिनियम। ये भी आरपीएससी के द्वारा लास्ट में पूछा गया है, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम अभी हुआ था हाल ही के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर, उसमें बॉटनी के अंदर पूछा गया था ये, कि जो किस में पाया जाता है, ये एस्क्लेपिडियेसी जो फैमिली है, आर्क फैमिली है, कैलाट्रोपस है, ठीक है ना। कैलाट्रोपस की जो फैमिली है एस्क्लेपिडियेसी फैमिली, जिसे अपन कह सकते हैं आर्क कह सकते हैं, ऑर्किड कह सकते हैं, ऑर्किड के अंदर भी देखने को मिलता है ये, ठीक है ना। तो उनके अंदर मुख्य जो एंड्रोशियम पूछा गया था, कि एंड्रोशियम किस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपन दर्शाते हैं, तो पोलिनियम के द्वारा दर्शाते हैं या ट्रांसलेटर के द्वारा दर्शाते हैं। तो वैसे पूरी स्ट्रक्चर देखा जाए तब तो क्या है, ट्रांसलेटर है। पर्टिकुलर जो ये थैलेनुमा जो संरचना होती है, इन्हें क्या अपन बोलते हैं, पोलिनियम बोलते हैं। तो पोलिनियम जो है वो एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स वो गुच्छे के अंदर भरे रहते हैं। एक जोड़ी के अंदर हमेशा पोलिनियम जो है वो एक जोड़ी में पाए जाते हैं दोनों, और दोनों जब जोड़ी बना लेते हैं तो एक ब्लैक डॉट के ऊपर आकर आपस में क्या होते हैं, वो जुड़ते हैं, और उस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इसे ट्रांसलेटर बोलते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है यहाँ वाली, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर पाए जाते हैं, बोलते हैं। एक अगर अपन देखेंगे, एक फ्लावर में, एक फ्लावर जो है उसके अंदर कितने ट्रांसलेटर पाए जाते हैं, तो आप कहोगे इसमें 5 जो ट्रांसलेटर है वो पाए जाते हैं। इसका मतलब एक फ्लावर में 5 ट्रांसलेटर हो गए, तो इसका मतलब पोलिनियम कितने हो गए, तो यहाँ पर आप कहोगे 10 जो पोलिनियम है एक फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कैलाट्रोपस और ऑर्किड, ये इंपॉर्टेंट है दोनों भी, ठीक है ना, कई एग्जाम पूछा जा चुका है। में माइक्रोस्पोर आपस में मिलकर एक थैलेनुमा संरचना के अंदर पैक रहते हैं। इस थैलेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, पोलिनियम कहते हैं। पोलिनियम हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, तो पोलिनियम एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर में कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, ट्रांसलेटर में लास्ट में जाकर दोनों पोलिनियम जिस डॉट से जुड़े रहते हैं उस डॉट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ये डॉट जो है वो दिखाई देती है, ब्लैक कलर की होती है। ये कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है, और इसे क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलम के नाम से जाना जाता है। और कुछ पतले फिलामेंट निकले रहते हैं दोनों साइडों में, इनसे वो क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। तो इन पतले जो फिलामेंट हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेटिनाकुलम के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों जो हैं वो क्या है, अपने पोलिनियम है, और इनके अंदर जो भरे हुए हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहा जाता है। तो ट्रांसलेटर किस में पाए जाते हैं, ऑर्किड या अपनी जो एस्क्लेपिडियेसी फैमिली है या कैलाट्रोपिस है उसके अंदर पाया जाता है। ये भी अपने आप में एक एंथर की, इसकी मतलब पोलन ग्रेन्स की एक विशेष संरचना देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखोगी, एंथर के मैच्योरेशन के बाद में, ठीक है ना, जैसे जैसे एंथर जो है वो मैच्योर होता है, एंथर मैच्योर होता है, पोलन ग्रेन्स भी मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे उनके बाद में टेपिटम और मिडल लेयर धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो न्यूट्रिशन है वो किसको दे दिया, पोलन ग्रेन के निर्माण के अंदर पूरा अपना योगदान दे दिया, जिसके कारण से टेपिटम और मिडल लेयर जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लेकिन एंडोथीशियम जो है उनमें पानी अभी भी रह जाता है। तो एंडोथीशियम भी मैच्योरेशन के साथ साथ में धीरे धीरे अपना पानी जो है वो क्या करती है, त्यागती है। क्योंकि एंडोथीशियम जो है, मैंने इनको बताया था आपको पहले भी लास्ट क्लास में, कि इनकी जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आप कहोगे हाइग्रोस्कोपिक प्रकार का होता है, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही, ये जल को ग्रहण भी कर सकते हैं और त्याग भी सकते हैं। लेकिन लास्ट में आप देखोगे एंडोथीशियम के अंदर पानी रह गया है,
एंडोथीसियम सेल से धीरे धीरे जल क्या होता है, लॉस होता है, जल निकलेगा। और जल निकलने के कारण से मैंने बताया था कुछ जगह पर एंडोथीसियम का डिपोजिशन जो है होता है अल्फा सेलुलोज का, वो नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम जो है एंथर का वह पतला भाग होता है जिसके ऊपर एंडोथीसियम के ऊपर डिपोजिशन नहीं पाया जाता, पतला भाग होता है। तो जैसे जैसे ये जल को त्याग करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, सभी सेल सिकुड़ेगी तो सेल सभी क्या होगी, अंदर धसेगी। और अंदर धसेगी तो टूटेगा कहाँ से एंथर, कहाँ से खुलेगा, वहाँ से खुलेगा जहाँ पे क्या है, बीच में सेल्स पतली है एकदम नामात्र, उसे क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। तो जैसे जैसे वाटर का लॉस होगा सेल्स अंदर की तरफ धंसने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, जिसके कारण से पतली जो जगह बची है जिसे अपन क्या कह रहे हैं बार बार, स्टोमियम क्या होगी, वहाँ से फट जाएगा। स्टोमियम पर दाब लगता है जिसके कारण से स्टोमियम की जो परत है वो फट जाती है और पोलन ग्रेन जो है वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि पोलन ग्रेन जो है वो मुक्त होते हैं एंथर के फटने से। एंथर कहाँ फटता है, स्टोमियम से फटता है। कौन सी कोशिकाओं जो है एंथर के डेहिसेंस के लिए, एंथर के जो पोलन ग्रेन्स उनके डिस्पर्जल के लिए कौन सी सेल्स भूमिका निभाती है, स्टोमियम के साथ में ये एंडोथीसियम, क्योंकि एंडोथीसियम है वो हाइग्रोस्कोपिक प्रकार की होती है और ये कोशिकाएं जल त्यागने के कारण से क्या होती है, स्टोमियम जो सेल्स है वहाँ से ओपन हो जाती है। तो इसका रोल है। आगे अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, दो भित्ति के द्वारा घिरा हुआ रहता है। बाह्य भित्ति जो है जिसे अपन अभी बना रहे हैं ये कैसी होती है, रफ प्रकार की भित्ति होती है, ये रफ भित्ति होती है, ये रफ भित्ति होती है। इनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। बाहरी जो झिल्ली होती है, ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है इसे बोलते हैं एक्जाइन, और अंदर वाली जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है जैसे क्या बोलते हैं, इंटाइन, इसे इंटाइन बोलते हैं। अंदर के इंटाइन के अंदर भी देखोगे आप तो कई जगह क्या होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं। इंटाइन के अंदर छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिनमें ज़्यादा डिपोजिशन नहीं देखने को मिलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, जर्म पोर के नाम से जानते हैं। तो जर्म पोर होते हैं जिनके ऊपर भी अगर अपन देखेंगे तो एक्जाइन की जो झिल्ली है वहाँ पर उनका डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक्जाइन के बारे में पूछा जाए कि भी जो एक्जाइन है वो किसकी बनी होती है, तो आप कहोगे स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन से पूछा जाए स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहोगे टेपिटम सेल से होता है। टेपिटम सेल से होता है। टेपिटम सेल से पूछा जाए कौन सी कोशिकाओं से, तो ग्लैंडुलर सेल से होता है। ग्लैंडुलर सेल या सिक्रीटरी सेल से होता है। ग्लैंडुलर सेल कौन से पदार्थ स्रावित करता है, तो आप कहोगे यूबिस बॉडी या प्रो यूबिस बॉडीज स्रावित करता है। प्रो यूबिस बॉडीज से क्या बनता है, यूबिस बॉडी बनता है। और यूबिस बॉडी के ऊपर क्या डिपोजिशन होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है। और ये यूबिस बॉडी जो है वो क्या करती है, पोलन ग्रेन के ऊपर, सतह के ऊपर जाके चिपक जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर धीरे धीरे किसका डिपोजिशन हो जाता है, स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन हो जाता है। और स्पोरोपोलेनिन डिपोजिशन होने के कारण से ही एंथर क्या होता जाता है, हार्ड और रेजिस्टेंट पावर जो क्षमता है उसकी वो बढ़ती जाती है। तो जब भी आप, और वैसे भी देखा जाए तो स्पोरोपोलेनिन है क्या, यहाँ पे अपन देखेंगे अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट, टफेस्ट एंड रेजिस्टेंट जो मैटर होता है वो कौन सा होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन से आपसे पूछा जाए स्पोरोपोलेनिन है क्या, तो आप क्या कहोगे, एक कैरोटीनॉइड का ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर है। क्या है ये, कैरोटीन का या कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड्स जो लिपिड डेराइवेटिव है उनका क्या है, ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर है ये। कभी पूछा जाए ना तो क्या है, स्पोरोपोलेनिन
कैरोटीनॉइड्स का ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर होता है इस, और ये क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है पृथ्वी के ऊपर सबसे। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे ये तो स्ट्रक्चर अपन बात करें, बाद में आगे बात करते हैं अपन। पहले पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मेल गेमिटोफाइट कहलाता है, मेल गेमिटोफाइट कहलाता है। पोलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये गेमिट नहीं है भाई, अभी इसके अंदर गेमिट बनेगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, मेल गेमिटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम सेल है या प्रथम अवस्था होती है। पोलन ग्रेन यूनिसेलुलर, यूनि न्यूक्लिएटेड और हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। पोलन ग्रेन कैसा होता है, एक कोशिकीय, एक केंद्रक और अगुणित कोशिका होती है। यह दो अवस्थाओं से, दो आवरणों से घिरा होता है। बाह्य आवरण जो है वो क्या कहलाता है भाई, एक्साइन कहलाता है, और भीतरी जो आवरण है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटाइन के नाम से जाना जाता है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्साइन के बारे में आप देखोगे, जो मैं सबको पहले बता चुका हूं, इनकी बनावट अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे इनके ऊपर जो स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होता है वो किस फॉर्म में है, जालिकावत हो सकता है, धारीदार हो सकता है, या कांटेदार भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। यह आवरण अधिक हार्ड और कैसा होता है, रेजिस्टेंट होता है, मोटा होता है। इस आवरण में स्पोरोपोलिन पदार्थ पाया जाता है या उसका डिपोजिशन देखने को मिलता है। स्पोरोपोलिन है क्या, तो मैंने अभी बताया, कैरोटीनॉइड के ऑक्सीडाइज्ड जो पॉलीमर होते हैं उन्हीं से क्या बना होता है, स्पोरोपोलिन बना होता है। स्पोरोपोलिन किससे बने होते हैं वो भी मैं अपन बात कर चुके हैं। सेकंड लेयर देखोगे आप, जो आंतरिक लेयर है वो कौन सी होती है, इंटाइन होती है। इंटाइन एक सॉफ्ट प्रकार की होती है, अंत्यचोल कहलाता है, इनर मेम्ब्रेन कह सकते हो, जिसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। यह सॉफ्ट पतली परत होती है। यह सिंपल प्रकार का डिपोजिशन पाया जाता है, इसके ऊपर कोई खास नहीं पाया जाता है। पैक्टोसेलुलोज कंपाउंड से बनी होती है, मतलब नॉर्मल जो सेल वॉल बनी होती है सेम उसी प्रकार से पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। इस कोट में एक से लेकर अधिक छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं भाई, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जर्मपोर या जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है। इनसे किसका निर्माण होता है, जो प्राग नली निकलेगी, जब ये जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, उस टाइम पर इनसे क्या निकलेगी, जर्म ट्यूब का निर्माण होगा। तो जर्म ट्यूब का निर्माण हमेशा किससे होता है, इंटाइन से होता है। याद रखना अपने को, के रूप में पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। किससे, जर्म ट्यूब। और जर्म ट्यूब जो है मतलब जर्म पोर जो है, जर्म पोर किस में पाए जाते हैं, इंटाइन के अंदर पाए जाते हैं। अब अगला एक टॉपिक है छोटा सा इसी के अंदर, पोलन कीट। पोलन कीट क्या है, पोलन कीट क्या है, पराग कणों के ऊपर पाया जाने वाला एक चिपचिपा जो पदार्थ होता है, पिगमेंटेड चिपचिपा पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का कंपोजिशन जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। पोलन कीट एक्साइन सतह पर, किसके, परागकण के एक्साइन सतह पर विशेष तेलीय सतह जो होती है उसका निर्माण टेपिटम के सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखना आपको, जो पोलन कीट जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, परागकणों के ऊपर पाए जाते हैं। इनके ऊपर आके जो भी इंसेक्ट आके बैठते हैं उनके ऊपर ये चिपक जाते हैं, जिनके कारण से एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर तक ये पहुंचते हैं, जिनके कारण से पोलन कीट का मुख्य काम जो है वो कहाँ पर आ जाएगा कि परागकणों के, मतलब परागण के अंदर पोलिनेशन में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और इनमें पिगमेंट होने के कारण से इनका जो कलर है वो अलग अलग दिखाई देता है, डार्क ब्राउन कलर है, येलो कलर है, वो दिखाई देता है। देखो, पोलन ग्रेन का कलर, गंध, चिपचिपाहट पोलन कीट की सतह के कारण से ही होता है। इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनसे परागकण पीले या नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। पोलिनेशन में सहायक होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। पोलन ग्रेन की, हाँ ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मैंने देख चुका हूं मैं खुद भी, कि पराग पोलन जो ग्रेन है, परागकण है, उनमें पोलन कीट का मुख्य कार्य क्या है। तो एक कार्य तो ये है पोलिनेशन करवाना,
दूसरा इसका मुख्य जो कार्य है वो क्या करता है, पराग कणों की सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स होती है उनसे क्या करता है, प्रोटेक्शन शो करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर पोलन ग्रेन की अल्ट्रावायलेट लाइट से देखो प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना इस चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। करते हैं क्योंकि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ट्राइफिन, क्योंकि इसमें ट्राइफिन प्रोटीन पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट से क्या प्रदान करती है, इनको सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके कारण से पोलन ग्रेन इतनी टेम्परेचर, इतने लाइट अल्ट्रावायलेट को सहन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में उड़ते रहते हैं फिर भी सहन कर पाते हैं। आगे अपन देखेंगे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन या अंकुरण, क्योंकि इस टॉपिक से, हालांकि टॉपिक तो छोटा सा ही है लेकिन फिर भी पोलन ग्रेन के अंकुरण से संबंधित कई बार क्वेश्चंस ऐसे बन चुके हैं सिंपल वे के अंदर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक बार इसको देखना है कि कौन से क्वेश्चन अभी तक इसमें से आए हैं। पोलन ग्रेन का अंकुरण होता कैसे है, कहाँ होता है, किस अवस्था के अंदर वो वहाँ से एंथर से निकलता है, ठीक है ना, वो सभी चीज़ें। अंकुरण से पहले माइक्रोस्पोर में रिक्तिका विकसित होती है, ठीक है। अंकुरण जब होता है उससे पहले इसमें क्या बनती है, एक रिक्तिका बनती है। रिक्तिका बनने का कारण है यहाँ पे, जैसे ये है और यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस यहाँ पे अब जब रिक्तिका बनेगी, ये रिक्तिका बनेगी तो इसको कहाँ धकेलेगी, इस साइड में। केंद्रक कहाँ पे आ जाएगा, परिधि की तरफ आ जाएगा, साइड में। तो एक स्ट्रक्चर ऐसी देखने को मिलेगी अपने को कि ये केंद्रक आ गया और ये क्या आ गई, बड़ी वेक्यूल बन गई, ये एक रिक्तिका बन गई। अब केंद्रक इस साइड में आ गया तो इस केंद्रक में क्या होगा, विभाजन होगा। यहां से अपन देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एक विभाजन होगा यहां से, और दो सेल बनती है। एक सेल जो है इसके चारों तरफ, ये जो धीरे से अपन देखेंगे इधर, ये वाली इस प्रकार की सेल बनती है, और ये जो बड़ी जो सेल बच जाएगी जिसके अंदर ये केंद्रक है, वो सेल जो बड़ी वाली, ये क्या कहलाएगी अपने, तो केंद्रक वापस ये धीरे धीरे वैक्यूल खत्म हो जाएगी और ये जो केंद्रक है ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन आ जाएगी इसकी कि एक तो बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी कोशिका बनेगी। छोटी जो कोशिका बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, और बड़ी जो सेल बनती है उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। अब जो जनरेटिव जो सेल्स होती है, इनमें क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके कारण से दो केंद्रक या दो सेल बनती है। उसे क्या कहते हैं, दोनों को मेल न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है। ये केंद्रक बनते हैं दो, इसे कहते हैं मेल गेमिट, ठीक है। तो मेल गेमिट का ओवरऑल बन किस में रहे हैं, पोलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं, इसलिए पोलन ग्रेन को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गेमिटोफाइट के नाम से जाना जाता है। जिससे केंद्रक जो है इसमें एक ही, ये केंद्रक परिधि की ओर चला गया यहाँ पे। कुछ पादप में ये केंद्रक डोरमेंट स्टेज में भी चला जाता है, कुछ देर के लिए क्या हो सकता है, ये डोरमेंट स्टेज के अंदर भी चला जाता है, मतलब जाने के बाद में डिवीजन नहीं करता है कुछ टाइम के लिए। तो अलग अलग टाइम में, अलग अलग प्लांटों में अलग अलग टाइम के लिए सुप्त अवस्था के अंदर या डोरमेंट स्टेज में जाता है। जैसे ट्रेडेस कैंसिया रेफ्लेक्सा के अंदर ही कितने टाइम के लिए डोरमेंट स्टेज के अंदर जाता है, 4 दिन के लिए ये सुप्त अवस्था के अंदर रहता है। 4 दिन के बाद में कैसा होता है, वापस से डिवीजन करता है ये केंद्रक। आगे अपन देखेंगे स्टेरेक्स ओबेसिया। इसके अंदर देखोगे तो 1 सप्ताह के लगभग ये कैसा रहता है, केंद्रक सुप्त अवस्था के अंदर रहता है, डोरमेंट स्टेज में रहता है, उसके बाद में वापस से डिवीजन करता है। यहाँ पर आप देखोगे बिटुला ओडोरेटा के अंदर लगभग पूरी जो शीतकालीन टाइम रहेगा, मतलब विंटर जो सीजन रहेगा, उस टाइम पर ये क्या रहता है, पूर्ण रूप से सुप्त अवस्था या डोरमेंट स्टेज के अंदर रहता है। जैसे ही समर स्टार्ट होती है वापस से क्या होगा, जर्मिनेशन होता है इसके अंदर, मतलब डिवीजन होता है इसके अंदर। तो ये भी इनमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है अपने आप में। आगे आप देखोगे माइक्रोस्पोर में माइटोसिस विभाजन से एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जबकि एक क्या बनती है, छोटी कोशिका बनती है जिसे क्या कहते हैं,
जनन कोशिका कहते हैं, जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं, या जनरेटिव सेल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात मेटाफेज में ये अनइक्वल कैसे बनती है भाई, एक बड़ी एक छोटी का मतलब होता है कि स्पाइनल फाइबर है वो अनइक्वल डिवीजन कराते हैं। इसमें स्पाइनल फाइबर की लंबाई जो है वो बराबर नहीं होती है, एक साइड में जल्दी फास्ट चले जाते हैं और एक साइड में धीरे धीरे खिसकते हैं, इसलिए एक साइड बड़ी कोशिका बनती है, एक साइड में छोटी कोशिका बनती है। इस प्रकार का साइटोकाइनेसिस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसे बोलते हैं एसिमेट्री प्रकार का, बोलते हैं असमिति प्रकार का साइटोकाइनेसिस होता है इनके अंदर। अब पहली जो छोटी कोशिका है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल या जनन कोशिका के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये वाली जो कोशिका है, ठीक है। इसके रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अभी जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा था, प्रारंभ में जो जनरेटिव सेल्स होती है उसकी आकृति कैसी होती है, तो लेंटिकुलर, ये पूछा था कि इनिशियल अवस्था के अंदर जनरेटिव सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, लेंटिकुलर होती है, और कुछ टाइम के बाद में मेच्योरेशन अवस्था के अंदर इसकी जो आकृति वो कैसी होती है, वर्मी फॉर्म हो जाती है, कृमि आकृति हो जाती है। पहले कैसी होती है, मसूराकार होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधा यही है ऑप्शन कि जनरेटिव सेल्स की आकृति किस प्रकार की होती है, लेंटिकुलर प्रकार की होती है। ये सीधा राइट आंसर आया इसका। इसका मतलब आपको ये छोटी छोटी जो टर्म्स है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको पकड़नी है, यहाँ से याद रखना है, ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद सीधा आ जाए। कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है, वो कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। एक होती है बड़ी कोशिका जो ऊपर वाली दिख रही है आपको, उसे क्या बोलते हैं अपन, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। तो ये बड़ी कोशिका होती है, कायी कोशिका होती है। लार्ज सेल बड़ा केंद्रक होता है, इनकी आकृति अनियमित होती है, रसधानियाँ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, नहीं पाई जाती है। केंद्रक में केंद्रिका का अभाव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरएनए व प्रोटीन अधिक मात्रा के अंदर भी पाए जा सकते हैं इसमें। आगे आप देखोगे सबसे छोटे जो पोलन ग्रेन है वो कौन से प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा सकते हैं आपके। तो मायोसोटिस एल्पेस्टिस में पाया जाता है। जबकि सबसे बड़ा कॉमन है कि सबसे बड़ा जो पोलन ग्रेन है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, मिराबिलस जेलापा का जो प्लांट है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। मिराबिलस जेलापा जो क्या है, 4 o'clock के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये मिराबिलस जेलापा है। और वैसे भी एक ये मॉडल है, जेनेटिक का है, एक्सपेरिमेंट का मॉडल है एक। और पैलिनोलॉजी जिसमें एंथर का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब पोलन ग्रेन्स का जो अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारत में पैलिनोलॉजी की अध्ययन जो स्टडी है पूरा कौन करता है, मोस्टली उसका NBRI करता है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है वो करती है। इसके अलावा बॉटनी का जो डिपार्टमेंट है वो भी करता है कौन सा, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद और दिल्ली, ये भी क्या करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं, पैलिनो बॉटनी। आगे देखोगे एलर्जेनिक पोलन ग्रेन्स, ऐसे परागकण जो क्या करते हो, एलर्जी उत्पन्न करते हो, छींक आना, किसी प्रकार के धब्बे होना, बॉडी के ऊपर स्पॉट्स होना, सांस का फूलना, कई चीज़ें हो सकती है एलर्जी के अंदर, जिनमें से खास तौर से जो गाजर घास है, पार्थेनियम है, कांग्रेस ग्रास जिसे अपन क्या करते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं इसे, ये मतलब बाहर से आई हुई है, तो इसे पार्थेनियम है। चीनोपोडियम के पोलन ग्रेन है, सोरगम के पोलन ग्रेन है, और कोनाकार्पस के। कोनाकार्पस जो है अपने खास तौर से राजस्थान के अंदर, गुजरात से इस साइड से आया हुआ है कोनाकार्पस, और ख़ास तौर से जो राजस्थान का जो साउथ वाला एरिया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, और ये साथ में प्रतापगढ़, इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है कोनाकार्पस के प्लांट है। वो डेकोरेशन के रूप में, सजावटी प्लांट्स के, ऑर्नामेंटल के रूप में लगाए गए थे, लेकिन ये प्लांट्स इतने ज़्यादा पनप गए हैं यहाँ पर कि हद से ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। वाटर जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है इनके अंदर। इनके आसपास में प्लांट्स जो है वो कम पनपते हैं क्योंकि वहाँ का जो फूड रिसोर्सेज, वाटर जो रिसोर्सेज है वो पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छी स्पीड से ग्रोथ शो करते हैं। प्लस इनके अंदर जो परागकण होते हैं वो हवा के साथ में उड़ते हैं, उसके कारण से क्या होते हैं, एलर्जी कोज करती है। हालांकि इनको अभी बैन किया हुआ है इस प्लांट को। आगे आप देखोगे पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में 2 कोशिका अवस्था में एंथर से निकलता है भाई,
कभी पूछा जाए ना आपको कि किस अवस्था में निकलता है, तो 2 कोशिका में निकलता है। एक कब, एंथर से, जब इसमें एक तो वेजिटेटिव सेल्स होती है और एक ऐसी होती है जनरेटिव सेल होती है, तो 2 अवस्था में निकलता है। पोलन ग्रेन मुक्त होकर जयांग के स्टिग्मा को पर पहुंचते हैं, जहां पर नमी प्राप्त कर कर जर्मिनेट होते हैं। वहां पर क्या होते हैं, नमी पाई जाती है, नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सूखे हुए रहते हैं और वहां पर नमी रहती है, उस नमी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते ही इनकी जो ये है पर कह सकते हैं एग्जाइन है, एग्जाइन क्या पड़ती है, सॉफ्ट पड़ने लगती है। एग्जाइन के अंदर ये जो एंजाइम होते हैं पैक्टिनेज वगैरह, ये धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। और इसकी जो इंटाइन है, इंटाइन के अंदर मैंने बताया था आपको क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और उससे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। काई केंद्रक जो है मेल गेमिट के आगे रहता है, मतलब वेजिटेटिव जो सेल्स का केंद्रक है वो हमेशा आगे आगे चलता है। किससे, जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसके आगे आगे चलता है। पोलन ट्यूब की डायरेक्शन के लिए कि किस साइड में पोलन ट्यूब जाएगी, किधर जाती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाती है, तो उसके लिए कौन से आयन की आवश्यकता पड़ती है जो पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, तो आपका हो गया कैल्शियम। ये क्वेश्चन नेट से लेकर सेट से लेकर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी तक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पोलन ट्यूब का डायरेक्शन कब, जब ये किसी ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, ओवरी के अंदर एंटर करती है, तो ओव्यूल तक पहुंचने के लिए ये इसकी डायरेक्शन कौन सा आयन डिसाइड करता है, तो कैल्शियम डिसाइड करता है। पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा आयन की आवश्यकता है, जर्मिनेशन के लिए, तो आपको होगी बोरिक एसिड की आवश्यकता है, और कॉमन आपसे पूछा जाए तो बोरोन की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर कि पोलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए आप कौन से आयन को डालोगे, तो ये आप कहोगे बोरिक एसिड या बोरोन। आप इसका प्रैक्टिकल भी करवाते होंगे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तभी आपने महसूस किया होगा कि बोरिक एसिड जो है अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन के लिए, तो उसमें भी बोरिक एसिड का मिलाया जाता है उसे, तो इसकी बोरोन की आवश्यकता होती है। दोनों आयन याद रखने, कैल्शियम और बोरोन। इनके अलावा कैल्शियम की आवश्यकता है, मोलिब्डेनम की आवश्यकता है, ग्लूटाथियोन की आवश्यकता है और पॉलीएमाइंस की आवश्यकता भी पड़ती है। जर्मिनेटिव सेल्स के न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन से, मैंने बताया जनरेटिव सेल्स जो है उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और क्या बनते हैं, 2 मेल गेमिट का निर्माण होता है, जो 2 अलग अलग स्थानों पर हो सकता है। कब हो सकता है कि जनरेटिव सेल में विभाजन कब हुआ, ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्थानों पर हो सकता है। जैसे 2 मेल गेमिट बने हैं तो पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन है उसी के अंदर क्या बन जाते हैं, मेल गेमिट बन जाते हैं। जैसे पोलन ग्रेन में ही विभाजन से प्राग कण 3 कोशिकाओं अवस्था में हो जाते हैं, 2 मेल न्यूक्लियाई और एक कौन सा होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, तो 3 अवस्था में होता है। जैसे होर्डियम वल्गेरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना, पोलन ग्रेन के अंदर ही 3 कोशिका की अवस्था या 3 केंद्र की अवस्था में देखने को मिलता है होर्डियम वल्गेरी। स्टिग्मा के ऊपर जाकर जर्मिनेट होता है, या पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन देखने को मिलता है, मतलब उसके अंदर 2 मेल गेमिट बनते हैं। तो यहाँ पर कब, पिटूनिया के अंदर, पिटूनिया हाइब्रिडा के अंदर, या तो वो कहाँ होगा, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होगा, मतलब जर्म सेल से क्या बनेगा, वो 2 मेल न्यूक्लियाई बनाएगा, या फिर वो पोलन ट्यूब के अंदर बनाएगा। एक है गोसिपियम और हिरसुटम, हिरसुटम मतलब जो कॉटन है उसके अंदर भी इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। तो ये 2 इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अपनी जो बातें हो सकती है, जो बातें एग्जाम में पूछी जाती है, उन्हीं के बारे में अपन ने पूरा कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझ में आए, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना अपने को। साइप्रेसी कुल के पादपों में माइक्रोस्पोर मदर सेल माइटोसिस डिवीजन से 4 न्यूक्लियाई बनाती है। देखो ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, जबकि देखो अपन देखते हैं नॉर्मल 4 पोलन ग्रेन बनते हैं और चारों क्या करते हैं, सक्सेस एक्टिव रहते हैं और चारों ही फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम है। लेकिन साइप्रेसी में देखोगे तो 4 केंद्रक तो बने हैं, देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 केंद्रक बने हैं, लेकिन इनमें से बीच में सेल वॉल का निर्माण नहीं हो पाता है तथा केवल एक न्यूक्लियाई पर सेल वॉल बनती है। किसमें बनते हैं, केवल एक न्यूक्लियाई पर सेल वॉल बनती है, जिससे 3 जो न्यूक्लियाई है वो कैसे रह जाते हैं, इनएक्टिव रह जाते हैं। इसका मतलब इसमें एक मदर सेल से कितना न्यूक्लियाई बनता है, कितना स्पोर बनता है, एक ही माइक्रोस्पोर बनता है, जबकि कितने बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। तो ये कैसा करेक्टर शो कर रहा है, वैसे देखा जाए तो फीमेल वाला शो कर रहा है, क्योंकि फीमेल के अंदर ऐसा होता है कि 4 मेगा स्पोर बनेंगे, उनमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट होंगे, 1 मेगा स्पोर है वो फंक्शनल रहेगा। सेम इसी प्रकार से इसमें भी देखने को मिलता है कि 3 जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव प्रकार के होते हैं, केवल एक ही सक्सेस होता है, एक ही जो है वो कैसा रहता है, एक्टिव रहता है, जो असामान्य नर युग्मोद्भिद का एक उदाहरण है।
एक एग्जाम्पल कहीं पढ़ा था मैंने, किसी एग्जाम के अंदर पूछा था, तो उसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दिया है। एम्ब्रियो सैक के जैसे परागकण। परागकण का मतलब तो देखो भाई पोलन ग्रेन है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि एम्ब्रियो सैक जैसी कभी कभी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो परागकण के अंदर जो वेजिटेटिव सेल होती है या नॉर्मल जो सेल होती है, उसका केंद्रक जो होता है वो क्या करता है, 3 बार लगातार समसूत्री विभाजन करने के कारण से 8 केंद्रक बना लेता है। और वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, न्यूक्लियस चारों तरफ जाकर अरेंज हो जाते हैं और एक ऐसी स्ट्रक्चर लगती है जैसे कोई वो एम्ब्रियो सैक हो। एम्ब्रियो सैक का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 3 कोशिकाएं, यहाँ पर 3 कोशिकाएं और 2 केंद्रक बीच के अंदर, तो ये कैसे कहलाता है, एम्ब्रियो सैक। तो कभी कभी पोलन ग्रेन भी ऐसी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी शो करता है। 1989 के अंदर नेमिक ने, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, इसलिए मैंने लिखा है, शायद नेमिक का नाम मैंने सुना हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये। हायासिन्थस ओरिएंटलिस, हायासिन्थस ओरिएंटलिस एक प्लांट का एग्जाम्पल है जिसके अंदर भ्रूण कोष एम्ब्रियो सैक के समान परागकण जो है वो रिपोर्ट किया गया है। इसमें परागकण क्या होता है, जनरेटिव जो सेल होती है वो नष्ट हो जाती है तथा वेजिटेटिव जो सेल है वो बच गई। वेजिटेटिव सेल का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो लगातार समसूत्री विभाजन कितनी बार करता है, 3 बार करता है। 3 बार समसूत्री विभाजन करने के कारण से कितने केंद्रक बनेंगे, उसमें 8 केंद्रक बन जाएंगे और 8 केंद्रक वो इस प्रकार से अरेंज होंगे जो पोलीगोनम प्रकार का एक प्रकार बनता है। ये एम्ब्रियो सैक के रूप में अरेंज दिखाई देते हैं। तो कभी कभी पोलन ग्रेन के जब अध्ययन किया गया तो पोलन ग्रेन भी ऐसा देखने को मिल सकता है और इस प्रकार की स्ट्रक्चर यदि पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, क्या, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के द्वारा या एंथर के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है, तो नेक्रो हार्मोन। नेक्रो हार्मोन है परागणों के द्वारा रिलीज किया जाने वाला एक हार्मोन है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखो, गुहा और महेश्वरी 2 साइंटिस्ट के नाम हैं। इनमें से गुहा जो है वो तो फीमेल है और महेश्वरी है वो मेल है। इनके पूरे नाम आपको याद रखना, शिप्रा गुहा मुखर्जी। जो गुहा है उसका पूरा नाम क्या है, शिप्रा गुहा मुखर्जी, क्योंकि एक बार फुल फॉर्म का नाम आ चुका है इनका। 1938 से 2007 तक। तथा सतीश चंद्र महेश्वरी, ये कौन सा है, सतीश चंद्र महेश्वरी है। 1933 से लेकर 2019 ने सर्वप्रथम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा धतुरा इनोक्सिया, ये भी आपको याद रखना, धतुरा इनोक्सिया के एंथर को कल्चर करके सबसे पहले हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड बनाए थे, अगुणित भ्रूण बनाए, जिनसे जो प्लांट प्राप्त किए गए उनका नाम क्या है, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स के नाम से जाना जाता है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स कहते हैं। तो ये अगुणित प्लांटलेट्स के पौधे बने थे। किसके द्वारा बनाए गए, गुहा एंड महेश्वरी के द्वारा। एक साइंटिस्ट का नाम आता है मार्टिन एंड मोरेल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मार्टिन एंड मोरेल ने सर्वप्रथम सूट टिप कल्चर या एपिकल टिप कल्चर को कल्चर करके वायरस फ्री प्लांट्स बनाने की टेक्निक का विकास किया था। तो ये भी याद रखना है, मार्टिन एंड मोरेल। एंथर लोब पर क्या पाए जा सकते हैं, रंध्र भी देखने को मिल सकते हैं। तो एंथर के जो लोब होते हैं उनके ऊपर भी रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे एलेंजियम, किसमें, एलेंजियम के अंदर। पैरासाइटिक प्लांट जैसे आर्किथोबियम के एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। मोनोस्पोरेंजिएट देखने को मिलता है, किसमें, पैरासाइटिक प्लांट। अगला आप देखोगे यहाँ पर कॉक्सीनिया। कॉक्सीनिया पादप में आप देखोगे एंडोथीशियम की 2 परत पाई जाती है, जबकि नॉर्मल सभी प्लांट्स में कितनी परत पाई जाती है, एंडोथीशियम की एंथर के अंदर 1 ही परत पाई जाती है, जबकि कॉक्सीनिया के अंदर कितनी परत पाई जाती है, यहाँ पर 2 परत देखने को मिलती है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से एंथर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर अपना समाप्त होता है। तो अपने जो मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी थ्योरी तो देखो बुकों के अंदर है, तो अगर पूरी थ्योरी आपको पढ़ना है तो काफ़ी बुकें आपके पास में है, बीएससी की है, एमएससी की है, और भी कई गाइड आपके पास में, वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन उनका जो निचोड़ है, उनकी जो मेन कंटेंट है, केवल उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस किए हैं। इस प्रकार से इनका जो नर जननांग वाला भाग है प्लांट्स के अंदर वो संपूर्ण होता है। आगे अपन बात करेंगे तो इसका जो मादा जननांग जो भाग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो, आप लोग अपना रिप्लाई जरूर दे के जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।